हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी अपनी आरओ कॉमर्स क्लासेस में। उम्मीद कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके जितने भी पुराने आपने अभी तक के पेपर्स दे चुके हैं वो भी आपके अच्छे हो गए होंगे। अब जो बात है वो आपकी बहुत बड़ी फाइट होने वाली है अकाउंटेंसी के पेपर से, जो हल्का सा डर आपके माइंड में भी होगा। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशंस कर रखी है तो डर की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं और इसी को देखकर खड़ा हूं कि कुछ पॉइंट्स अगर आपके कमजोर हैं, वीक हैं या आपको लग रहा है कि कहीं डाउट है, तो उन्हीं को कवर करने के लिए ये मेरी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बच्चों बनाई है। अब बच्चों क्या है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको डर लगता है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर दिख रहा है, तो क्यों ना इसी चैप्टर्स को बहुत ईजी बना दिया जाए और लास्ट मोमेंट में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर कर दिए जाए। तो उसी को लेकर आज की हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक बेहतरीन क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम सारे 1 बाय 1 पॉइंट क्लियर करेंगे। इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले वाले पार्ट में हम एक बार पूरा का पूरा जो इंट्रो पार्ट है वो निकाल देंगे और दूसरे में जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है उनको हम देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। चुटकियों में आपको सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का टारगेट हमको पूरा करना है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पेपर में एक क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का बच्चों दिखेगा। आप ये मना नहीं कर सकते कि पेपर में नहीं दिखेगा बच्चों, ये दिखने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले आराम से इसको समझने की कोशिश करना है। यकीन मानिए, मेरा पूरा वीडियो एंड तक देख लिया ना तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं हमारा फास्ट रिवीजन क्लास, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर भी करते चलेंगे और आपके जो डाउट सेशंस हैं उसको भी हम क्लियर करते हुए चलते हैं। स्टेटमेंट कहता क्या है और कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहता क्या है, ये दोनों चीजें अपन को समझना बहुत जरूरी है। आप इतना सा एक बात रखिए कि ये एक बुक है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। इस बुक के अंदर हम कैश के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मान लेते हैं यहां पे भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पूरे के पूरे व्यापार में जो ये बुक रखी हुई है उसमें हमारे पास कैश आ रहा होगा, कैश का आ रहा है। ठीक है भैया, इसी तरीके से कैश जा रहा होगा। तो आप इतनी सी बात याद रखो कि जब बिजनेस के अंदर आपके पास जो कैश आ रहा है उसको हम बोलेंगे कैश इनफ्लो। भैया बिजनेस में हमारे पास कैश आ रहा है तो हम इसको बेटा क्या बोलेंगे, कैश इनफ्लो। और जब पैसा जा रहा है तो उसको बोलते हैं कैश आउटफ्लो। यहां तक की तो बिल्कुल बात क्लियर है। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मतलब कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है सीएफएस है, वो ये बताता है कि आपके पूरे के पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में आपके पास कहां कहां से पैसा आया, कौन कौन सी एक्टिविटी से पैसा आया और कौन कौन सी एक्टिविटी से कैश गया। फिर बार बार बोल रहे हैं, बात हो रही है कैश की। तो यही स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो ये आप स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हो उसके अंदर कैश कहां से आ रहा है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को हमें बता दो, स्टेटमेंट में बता दो। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये स्टेटमेंट जो है वो ये शो करता है कि आपका फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड। अब बच्चों के पास कंफ्यूजन ये हो गया कि सर ये कैश और कैश इक्विवेलेंट, आपने एक वर्ड बोला, हमको कैश समझ में आता है, जो कैश की आप बात कर रहे हो तो नंबर 1 कैश इन हैंड की बात हो रही है, मतलब कि आपका जो हाथ है उस हाथ के अंदर आपके पास, मतलब कि आपके बिजनेस में जो गल्ला है या जो बिजनेस में आप पैसा रखते हो वो कितना है आपके पास, कैश इन हैंड। दूसरा कैश हो गया, कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कैश एट बैंक, क्योंकि जो कैश आपके बैंक में रखा हुआ है वो भी तो आपका ही पैसा है, कैश एट बैंक। और तीसरा होता है आपका, जो थर्ड होता है वो भी कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाता है, पार्ट होता है वो होता है आपका करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया जिसका टाइम पीरियड जो होता है वो शॉर्ट होता है, छोटे समय के लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने छोटे समय के लिए पैसा लगा दिया और आपको पैसा मिल रहा है, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी।
तो मार्केटेबल सिक्योरिटी इसका पार्ट माना जाएगा। सिक्योरिटी, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों जो आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये तीनों जो भाई दिख रहे हैं, ये तीनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही समावित हैं, अंदर ही माना जाएगा। आपके बिजनेस का कैश, आपके बैंक बैलेंस और आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी आपने कर रखा है, करंट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ये तीनों मिलके, इनमें अगर कोई भी कैश इनफ्लो हो रहा है और कैश आउटफ्लो हो रहा है, इन तीनों को कंबाइंड करके उसी का स्टेटमेंट हमें यहां पे बच्चों बनाना रहेगा। क्लियर है? तो यहां पे आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हमको बिजनेस में ये देखना है पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां से जा रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है उसको जरा समझते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड बोल रही है कि साहब हम ये तो बात समझ गए, तो आपका जो कैश फ्लो हो रहा है, ये पैसा आ रहा है और जा रहा है, इसका क्लासिफिकेशन आप कैसे करेंगे? क्लासिफिकेशन का मतलब है पैसा कहां आता है, पैसा कहां जाता है, तो ये कौन कौन सी एक्टिविटी में आप हो रहा है ये जरा हमें बता दीजिए। अब देखो बच्चों, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको यहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझना है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी एक बात रखते हैं कि मान लो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं मोबाइल को बेचने का काम करता हूं, मान लेते हैं। तो आप एक बार बताइए कि मेरे पास जब मैं मोबाइल को बेचूंगा या मैं मोबाइल को खरीदूंगा, तो ये तो मेरी डे टू डे एक्टिविटी होने वाली है, क्योंकि ये तो मेरा काम ही है, क्योंकि मुझे हर दिन मोबाइल खरीदना रहेगा, बेचना रहेगा, क्योंकि मेरी शॉप है। तो अगर मेरा कैश आना और जाना, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि मेरी ऑपरेशन एक्टिविटी है, जिससे मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूं, जिससे मैं इनकम करता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको सिंपलेस्ट भाषा में देखो कि आपकी एक शॉप है जिसमें आपका काम है, मान लो आपने एक शॉप डाली और जिसमें आपका काम है कि साहब मैं तो वेजिटेबल बेचता हूं। तो अब वेजिटेबल को आप मंडी से खरीदोगे, बेचोगे, तो ये तो काम आप डेली कर रहे हो, तो आपके पास पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। जब आप बेच रहे हो तो पैसा आ रहा है, जब आप खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा है। तो ये जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटी है, उन सारी एक्टिविटी को एक ग्रुप में रखते हैं और वो होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिससे कि आप अपने बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हो। तो जिस भी एक्टिविटी में पैसा आ रहा है और जा रहा है और जो कि कैटेगरी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसको हम रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी के माध्यम से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाती है, उसका क्लासिफिकेशन बताओ। ऑब्वियसली बात है, आपने वेजिटेबल को बेचा, पैसा आया, आपने वेजिटेबल को खरीदा तो पैसा गया, आपके उधार में आपने किसी को वेजिटेबल बेच दिया तो ठीक है ना, आज नहीं तो कल आपको पैसा देगा, नहीं देगा तो पैसा तो आएगा, तो वो डेटर से आएगा। इन दिस सेम वे अगर आपने सप्लायर से, जिससे भी माल खरीदा था, उससे उधार में खरीदा है, तो कहीं ना कहीं तो आज नहीं तो कल आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए आप उसको कैश पेड टू क्रेडिटर भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी कमीशन मिल रहा है, आप कोई भी सैलरी पेड कर रहे हो, क्योंकि ये रेगुलर काम है, आपको रेगुलर इनकम मिल रहा है, मान लो कमीशन मिल रहा है आपको, आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो ये सारी एक्टिविटी में पैसा तो जा रहा है। इसी तरीके से आपके ऊपर जो इनकम टैक्स है वो आप पेड कर रहे हो, अगर आपको टैक्स है वो रिफंड मिल रहा है, तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी होती है, ये पार्ट होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सारा का सारा जो पार्ट होता है वो बच्चों कौन सा होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहां से पूछा जा सकता है, एग्जामिनर भी पूछ लेता है कभी कभार कि बताओ ये जो एक्टिविटी है ये किसका पार्ट क्लासिफिकेशन में माना जाएगा, किसका पार्ट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं यहां तक तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए आप खुद सोचिए कि आपने एक शॉप लगाई, आपने काम किया कि मैं बेकरी की शॉप लगाऊंगा, तो आपने आपका केक का ऑर्डर किया, जरा दिमाग लगाओ, आपने पैसा दे दिया, सामने वाले से ऑर्डर बना, तो आपने अपने सप्लायर को, जो भी वेंडर आपको केक सप्लाई कर रहा है, उसको पैसा दिया, नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास से पैसा गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या कैश आउटफ्लो हुआ? बिल्कुल हुआ सर। क्यों हुआ? क्योंकि आपने परचेस किया। बात समझ आ गई बच्चों? मैं आपसे पूछा बेकरी पे आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, तो ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश हमारे यहां से गया। तो इस तरीके से जो एक्टिविटी में पैसा ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जा रहा है, वो सब किसका पार्ट माना जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं कि मान लेते हैं मैंने बेकरी सेटअप करी, उसके अंदर मैंने अपनी बेकरी के लिए असेट्स खरीदी, एसी खरीदा, बेकरी का काम है तो मुझे तो ठंड रखनी है, आइसक्रीम का जो सेटअप होता है वो मैंने खरीदा। तो इसका मतलब क्या किया कि मैंने कोई ना कोई असेट्स खरीदी। अगर मैंने असेट्स खरीदी तो बच्चों बताओ पैसा आएगा नहीं, जाएगा नहीं?
अगर मैंने कोई एसेट्स खरीदी तो पैसा आएगा, और अगर वही एसेट्स मैंने बेच दिया तो पैसा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर फिक्स एसेट्स का मूवमेंट हो रहा है, या तो फिक्स एसेट्स आ रही है या फिर जा रही है, वो सब जो होता है जिसमें फिक्स एसेट्स या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि फिक्स इन्वेस्टमेंट का किसी भी तरीके की सेल्स परचेज होती है, वो हमारा क्लासिफिकेशन जाता है इन्वेस्टिंग का। तो इसको यहाँ पे हम समरी कर सकते हैं कि आपकी जो भी एफए है, कोई भी फिक्स एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, अगर आप उसको खरीदते हो और बेचते हो, उससे पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है, लेकिन वो पार्ट माना जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। बच्चों बात समझ में आ गया? इसी तरीके से अगर आपको कोई भी, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी को पैसा दे रखा है, उससे इंटरेस्ट मिल रहा हो, आपको शेयर पे डिविडेंड, आपको किसी कंपनी का डिविडेंड मिल रहा हो, आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो ये सब जो आपको ये सब मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसके कारण तो आपके बिजनेस में फ्लो हो रहा है, तो ये पार्ट माना जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। बच्चों को बड़ा कंफ्यूज रहता है, फिर मैं बता रहा हूं कि ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिंग इक्वल टू फिक्स असेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मूवेबल कहीं जा रही है, आ रही है, तो पैसा मिल रहा है या जा रहा है। बात इतनी समझनी है कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस वाले में जाने वाली है, कौन सी एक्टिविटी में क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो भी हमारी कैपिटल है, जितनी भी हमने इनिशियली लेवल पे कैपिटल लगाई है, या फिर हमने कोई भी उधारी जो खड़ी करी है अपने बिजनेस में, मतलब लोन फोन लेके, अगर उसमें किसी भी तरीके का प्लस होता है या फिर किसी भी तरीके का माइनस होता है, प्लस और माइनस कैपिटल में या बोरोविंग्स के अंदर होता है, तो वो सारी की सारी किसका पार्ट माना जाएगा? फाइनेंस एक्टिविटी का। आपको पैसा चाहिए, आपने शेयर इशू कर दिया, फाइनेंस एक्टिविटी, पैसा आया, बैंक में आया चाहे आपके पास आया। आपने डिबेंचर इशू कर दिया, पैसा आया। आपने किसी से लोन ले लिया, भैया लोन दे मुझे, बैंक मुझे काम करना है, तो भी पैसा आया। आपने उसका लोन को रीपेमेंट कर दिया तो पैसा गया। तो इस तरीके से अगर आपका फाइनेंस को लेकर जिसकी उसकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ भी मूवमेंट आ रहा है और कैश या कैश इक्विवेलेंट का फ्लो हो रहा है, तो ये तीनों की तीनों एक्टिविटी इस तरीके से आपके बिजनेस में जो डिफरेंट जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों क्लासिफाइड हो जाती है। तो अगर बेकरी वाला जो मैं एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने अपनी बेकरी के अंदर सप्लायर को बोला केक लिया तो पैसा गया, कौन सा पार्ट होगा बच्चों? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। मैंने अपने बिजनेस में एसी खरीदा, बेकरी का बिजनेस है, एसी खरीदा, तो मतलब मैंने असेट्स खरीदी बच्चों। इसी तरीके से अगर मैंने कहीं से किसी अपने फ्रेंड से बोला यार मुझे लोन दे दे 10 साल के लिए, 1 करोड़ रुपया मुझे बेकरी पे लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो जो होगा वो मेरी कैपिटल, मेरे लोन को, बोरोविंग को इंक्रीज करेगा। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी होती है वो पार्ट हो जाएगी मेरी फाइनेंस एक्टिविटी की। अब बच्चों ये याद रखना कि जो भी मैंने आपको बताया है यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, इसलिए आपको ये क्लासिफिकेशन होना बहुत अच्छी तरीके से जायज होना चाहिए, आना भी चाहिए। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं बच्चों, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है उसको आप ये मानिए, यहां पे हम आपको क्लियर करते हैं कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसको ए मानिए, ए एक्टिविटी, सबसे पहले स्टेप वाइज में ए ही होगा, उसके बाद ये होगा बी और उसके बाद ये होगा सी। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलता है वो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को मिलकर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है भैया। और यही सेम स्टेप रहती है, सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग की बात करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इन्वेस्टिंग की बात करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको फाइनेंसिंग बात करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट तो ये। मान लेते हैं सर हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की सारी बातें कर ली, तो जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा कि आपके पास जो पैसा आया या गया, या तो आपने पैसा इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया है, फ्लो फ्रॉम, आपके पास पैसा आया, या फिर आपने इसमें यूज्ड कर लिया। तो 2 चीजें फाइनल रिजल्ट्स के बाद आएगी, प्लस माइनस करने के बाद, या तो आपका फ्लो फ्रॉम होगा या यूज्ड होगा। नेगेटिव होगा तो यूज्ड होगा, और अगर पैसा आ रहा है तो फ्लो फ्रॉम होगा। और ये सब एक्टिविटी में होगा, इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो उन दोनों को क्या वर्ड यूज करेंगे? फ्लो फ्रॉम या यूज्ड। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग पे भी प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या यूज्ड है या फ्लो फ्रॉम है, फ्लो फ्रॉम है, यूज्ड है, इन सब के कंबाइंड के बाद आपके पास बन के आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट।
उम्मीद करते हैं यहां तक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यह है कि बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इफेक्ट ही नहीं करते, उनको आपको पता होना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया है तो इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होगा। याद रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होगा, क्योंकि आप जब कैश डिपॉजिट कराते हो तो आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, तो बैंक और कैश दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो इसका इफेक्ट कैश फ्लो पे कैसे जाएगा? नॉट पॉसिबल। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक मतलब कि कैश अकाउंट डीआर टू बैंक तो नहीं जाने वाला। मार्केटेबल सिक्योरिटी, जरा याद रखिए, मार्केटेबल सिक्योरिटी जो कि शॉर्ट टर्म है, अभी हमने बताया कि कैश हो या बैंक हो या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी हो शॉर्ट टर्म वाली, वो तीनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जाती है। तो जब आप इसका जर्नल एंट्री पास करोगे तो कैश तो जा रहा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी आ रही है, तो नो इफेक्ट। सेल्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, सिंपल सी बात है, यहां पे आपने परचेस किया था, कैश गया, यहां पे आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी जो शॉर्ट टर्म की वो बेची है तो पैसा आया है, तो ये चारों ट्रांजैक्शन तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हैं, तो कहीं भी कैश का मूवमेंट है ही नहीं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आपने रवि कुमार से उधार में माल मंगा लिया, तो भैया यहां पे इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर आपने तो उधार में बात करी है, तो आपका कैश फ्लो कहीं मूवमेंट ही नहीं हुआ। तो कितने भी जितने भी आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसके कोई भी इंपैक्ट आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में, CFS स्टेटमेंट में प्रदर्शित नहीं होगा। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, आपने इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स कर दिया, मतलब पहले से जिनके पास शेयर्स थे उनको आपने बोनस शेयर्स दे दिया, कैश नहीं लिया है, बोनस शेयर इशू कर दिए, तो कैश का मूवमेंट हुआ ही नहीं। तो कैश का मूवमेंट हुआ ही नहीं तो फिर आप शेयर ऑफ बोनस शेयर्स, अगर इस तरीके का कोई ऑप्शन आता है तो आपका नो इफेक्ट स्टेटमेंट में जाने वाला है। देखो, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू द शेयर, कि आपने जो डिबेंचर है उसको आपने शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो कहीं भी कैश का कोई मूवमेंट नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो कैश का मूवमेंट नहीं है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो इफेक्ट भी नहीं करेगा। राइट ऑफ बैड डेब्ट्स अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, आपको पता है कि कोई भी बैड डेब्ट होती है उसको हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पे तो किसी तरह का कैश की एंट्री कभी देखिए नहीं होती, सिर्फ एडजस्टमेंट की एंट्री होती है। तो अगर आप इनकी जनरल एंट्री कर करके भी देखोगे ना, तो कहीं भी डेबिट एंड क्रेडिट में कहीं कैश और बैंक का इफेक्ट है ही नहीं, और अगर ये कोई इफेक्ट नहीं है तो भैया ये नो इफेक्ट है। तो इसका मतलब भूल के भी अगर ये एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है तो इसका इफेक्ट CFS में नहीं लाना है बच्चों। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे दिख पा रहा है वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का अभी जो हमने पार्ट बताया ABC। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सामने रखा है, शॉर्ट में डेस्क्रिप्टिव बनता है, उसका भी हम डिटेलिंग में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, पहले तो देखो आप बनता कैसे है। सबसे पहले आपको इस तरीके से पर्टिकुलर डिटेल्स एंड अमाउंट मेंशन करना है, उसके बाद आपको हेडिंग प्रॉपर डालनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड डेट, जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम है पीरियड उसको आपको मेंशन करना है। अब उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 नंबर रखना है। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है, कि ये पूरा का पूरा जो आप पार्ट देख पा रहे हो इसके अंदर कितना कैश फ्लो हुआ, कितना कैश फ्लो गया, उन सब की समरी आपको यहाँ पे इन सब कॉम्बिनेशन के साथ लास्ट में आपको मिल जाएगा कि आपका या तो कैश फ्रॉम होगा या फिर यूज्ड इन होगा, कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसका आंसर यहाँ पे बच्चों आपको मिल जाएगा। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको उठने वाला है, पूछने वाला है आपके पास एग्जाम में। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपको चाहिए नेट प्रॉफिट। याद रखिएगा, ऐसा प्रॉफिट जिसमें बिफोर टैक्सेशन हो, टैक्स के साथ बिफोर वाला कंडीशन हो, और कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आइटम है उसका बिफोर वाला कंसेप्ट हो, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कोई भी एडजस्टमेंट ना हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में बहुत सारी आपको अलग अलग हेड्स दिखते हैं, जिसके अंदर किसी भी एम्प्लॉय का वॉलंटरी रिटायरमेंट हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस फर्म के लिए बन जाता है। तो ऐसे सारे एडजस्टमेंट कट होने चाहिए भैया। पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन चाहिए, वो अमाउंट आपको सबसे पहले यहाँ रखना पड़ेगा, और यहीं एग्जामिनर आपको फंसाता है। यही कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, मान लेते हैं हमने एक अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दिया, उसके बाद हमें जो भी नॉन कैश
और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उनके साथ दो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। कुछ जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उनको वापस ऐड करना पड़ेगा और जितने भी नॉन कैश इनकम है उसको माइनस करनी पड़ेगी अगर आपके स्टेटमेंट में ये ऐड ऑन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें मान लेते हैं, हम एक बार के लिए इसको रफ कर देते हैं यहां से और निकलेगा कैसे उसकी हम बात करेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि यहां पे हम नेट प्रॉफिट मान लेते हैं कि हमारे पास आया 15,000 रुपीज का और हमारे जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस थे कौन कौन से होंगे उसकी हम बात करेंगे, उसको हम ऐड कर देते हैं। तो सारी जो लिस्ट हमारे पास बनी है वो टोटल ऐड करके आ जाते हैं, मान लेते हैं 15,000 रुपए। और इसी तरीके से जो भी आपकी नॉन कैश आइटम है वो डिडक्ट हो जाती है, मतलब कि नॉन कैश इनकम जो बनी वो मान लेते हैं 8,000 है। तो आप जरा ध्यान से देखो, एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस का इफेक्ट करके जो भी डिफरेंस आएगा या तो यहां रख देंगे या फिर डायरेक्टली आउटर कॉलम में यहां पे 15,000 रख देंगे और यहां पे आपके 8,000 रख देंगे। अब इसमें आपके 15,000 ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव माना जाएगा और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव माना जाएगा। कैसे निकलेगा बात करेंगे। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि यहां पे ये 15 से 15 कट गया और 8 ये है जो पॉजिटिव है। तो जरा आप यहां पे देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC वर्किंग कैपिटल चेंज का फॉर्मूला है A प्लस B माइनस C। तो देखो बच्चों A B माइनस C, क्योंकि माइनस क्या है, लेस है। और यहां पे अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का जैसे मैंने बताया नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये 15 से कट गया तो बैलेंस कितना रह गया 8,000 रुपए। पॉजिटिव बैलेंस रह गया बच्चों, याद रखना पॉजिटिव बैलेंस। अब इसके बाद हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमारी करंट असेट एंड करंट लायबिलिटीज है, करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स मतलब ऐसी असेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है एक साल के अंदर अंदर, करंट लायबिलिटीज जिसे एक साल के अंदर हमें पे करना रहता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल्स, जैसे कि डेटर्स, जैसे कि स्टॉक, ये सब करंट असेट्स के पार्ट होते हैं। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो छोटे समय के लिए 12 महीने से कम की होती है वो करंट लायबिलिटीज होती है। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज के 2023-24 के कंपैरेटिव बैलेंस मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे एग्जांपल के तौर पर कि अगर मैं बात करूं 2023 में आपका स्टॉक जो था 15,000 था, लेकिन 24 में जाके आप देखो कि उसमें चेंज आया और 20,000 हो गया। इसका मतलब है आपकी करंट असेट्स जो है वो बढ़ गई। प्रीवियस ईयर्स और करंट ईयर में डिफरेंस आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा रूल्स है कि हमको यहाँ पे ऐड भी करना है, लेस भी करना है। अब करंट असेट्स को ये बोल रही है कम हो रहा है तो आप ऐड कर दो, इंक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दो। इससे अच्छा एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप समझ लो कि करंट असेट्स में जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी मूवमेंट हो रहा है वो रिवर्स चलेगा। सर रिवर्स का क्या मतलब है, इसको बच्चों समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2023 है कंपैरेटिव में और ये 2024 है। ठीक है बच्चों, एग्जांपल के तौर पे हम BR की बात कर लेते हैं कि ये करंट असेट्स है। BR 2023 के अंदर 15,000 दिखा रहा था और 2024 की बैलेंस शीट में ये 18,000 रुपए दिखा रहा है बच्चों। अब देखो आप इन दोनों को कंपेयर जब कर रहे हो तो यहाँ पे 15 से 18 होने का मायने क्या है कि BR का जो अमाउंट है वो बढ़ गया, 3,000 रुपए से बढ़ गया सर, पॉजिटिव हो रहा है। तो हमने आपको बोला कि करंट असेट्स में अगर किसी भी तरह का मूवमेंट आ जाए तो उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्लस हो रहा है लेकिन आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो आप जरा यहाँ पे देखो कि जो भी आपका करंट असेट्स है, करंट असेट्स यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है लेकिन अपन को करना क्या है, माइनस करना है। तो देखो लेस आ रहा है, जब करंट असेट्स बढ़ती है तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो अपन ये रटने से अच्छा सिंपल सा एक कंसेप्ट है, एक ट्रिकी कंसेप्ट है कि अगर जो करंट असेट्स है उसका रिवर्स रूल चलेगा। अगर वो बढ़ रही है तो माइनस में कर दो और घट रही है तो प्लस में कर दो। लेकिन करंट लायबिलिटीज का सेम टू सेम रूल चलेगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, मान लो, और वो था आपके पास 14,000 रुपए का और अब हो गया आपके पास 17,000 रुपए का। तो इस कंडीशन में ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज को इंक्रीज ही रहने दो, इसका सेम टू सेम रूल्स चलाओ। जैसे आपको दिख भी रहा है, ऐड हो रहा है तो ऐड ही हो रहा है, माइनस हो रहा है, लेस हो रहा है, कम हो रहा है तो CL हो रहा है। तो मतलब समरी अगर आप देखो तो CA करंट असेट्स का रिवर्स रूल चलेगा, करंट लायबिलिटीज का सेम टू सेम रूल्स चलेगा। मतलब कि इस 18,000 के अंदर, इस 18,000 के अंदर जो भी डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है वो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कि जो भी CA और CL में जो इंप्रूवाइजेशन हुआ है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके साथ आप में जो भी प्लस माइनस होगा उसके बाद
आप यहाँ पे देख पा रहे हो डी तो आ ही चुका, ई और एफ का ट्रीटमेंट हम कर लेंगे ऐड और लेस का। तो अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। उसके अंदर हम जो इनकम टैक्स है वो क्या कर देंगे, पेड कर देंगे, और अगर किसी भी तरीके का टैक्स रिफंड आया है तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, टैक्स पेड करने के बाद, जो आपने यहाँ पे जनरेट कर लिया इनकम टैक्स पेड करने के बाद, आपने बच्चों यहाँ पे इनकम टैक्स का माइनस कर दिया। अब आपके पास दो चीजें बच रही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, जिसमें हमने प्लस माइनस मेंशन किया है कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आपको मिल रही है, जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल गया तो आपकी इनकम है, इसका मतलब फ्लो हुआ है, तो उस कंडीशन में वो वाला जो है फ्लो है वो उसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे कोई पर्सन है जो वॉलंटरी रिटायरमेंट आपके पास से ले रहा है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो कैश आउटफ्लो जा रहा है, तो ऐसी अगर कोई कंडीशन आ रही है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की, उसको आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, एक तो ये समझना कि ये कैसे निकालेंगे, उसके बाद ये कौन कौन से आइटम है उनकी बात कर लेंगे, और उसके बाद इस तरीके का फ्लो रहेगा। तो लास्ट में जो बचेगा या तो आपका, मैंने हमको बताया कैश फ्रॉम होगा या फिर यूज्ड इन होगा, या तो पैसा आपने यूज किया है या फिर आपके पास पैसा आया है बच्चों। अब कहानी आती है कि यहां पे अगर हमें ये चीज निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको सबसे पहले इनिशियली लेवल पे प्रॉफिट फॉर द ईयर चाहिए। अब ये प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे निकलेगा इसको भी एक बार समझ लो। यहां पे हम एक काम करते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। ये एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप बिल्कुल समझिए। फॉर एग्जाम्पल 2023 एंड 2024 आपको प्रॉफिट गिवन है फॉर द ईयर, और कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। मान लेते हैं 1,60,000 रुपीज का और यहां पे है 2 लाख रुपीज का। एडजस्टमेंट को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। अब जब आप ये देखोगे कि 2023 से 2024 में आप जा रहे हो तो 1,60 से 2 लाख पे आ रहे हो, इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 40,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है। ठीक है बच्चों, तो ये 40,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया आपने। लेकिन वहीं अगर ये 2 लाख हो जाए और यहां पे ये 1,60 हो जाए तो इसका मतलब है कि 40,000 रुपये का आपने लॉस खाया है, ये लॉस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर यहां पे मेंशन करना है, इसका स्टेट पूरा का पूरा वर्किंग करना पड़ेगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी तरह के जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया है तो उसको आप ऐड करेंगे। इंटीरियम डिविडेंड अगर आपने पेड किया है तो आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर्स का, जो भी प्रीवियस ईयर्स के प्रपोज डिविडेंड है बच्चों, यहां पे कंफ्यूजन मत होना, प्रीवियस ईयर्स का प्रपोज डिविडेंड है उसको हम ऐड कर देंगे। जो करंट ईयर है, ये ईयर है, करंट ईयर का जो भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो हम ऐड कर देंगे, जिसमें से नेट ऑफ जो रिफंड है, अगर कोई रिफंड आ रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किसी भी तरीके के प्रॉफिट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सपेंसेस है उसको हम ऐड कर देंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को माइनस कर देंगे। तो इसके प्रॉफिट के साथ इतने सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, मान लो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो बात यहां पे खत्म होगी जो मैंने आपको समझाई। लेकिन अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है तो आपको ये सारे एडजस्टमेंट के साथ प्लस माइनस करके जो रिजल्ट आएगा वो आपको ये स्टार्टिंग आइटम पे रखना है। तो आप समझ सकते हो यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, प्रपोज डिविडेंड यहां पे हमने मेंशन किया है प्रीवियस ईयर्स का करंट ईयर में देना ही पड़ेगा। इंटीरियम डिविडेंड तो पूरे साल में कहीं भी खड़े होकर बोल दिया तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर उसको पेमेंट करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, ये तो हमको बात समझ में आ गई सर, हमको ये बात समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गई। अब उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और रहता है कि सर ये तो हमने समझ लिया, अब ये जो आइटम है वो कौन कौन से हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है या आप ये बोल सकते हो नॉन कैश हैं, उन सबको हम ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग द ईयर अगर आपका डेप्रिसिएशन लगा है फिक्स एसेट्स के ऊपर तो वो P&L के डेबिट में दिख रहा है, जिसके कारण आपका प्रॉफिट जो हो रहा है वो कम हो रहा है, तो यहाँ पे बोला जाता है उसको वापस क्या कर दो, ऐड कर दो। कोई भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है उसके ऊपर आपको एमोटाइजेशन मैनेज करना पड़ता है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कोई भी आपकी फिक्स एसेट्स है, 10,000 की फिक्स एसेट्स को आपने 8,000 में बेचा तो 2,000 रुपए का जो लॉस हुआ वो आप P&L के डेबिट में दिखाते हो, तो जिसके कारण आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उस कारण आप उस प्रॉफिट को भी वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसी भी तरीके की इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ होती है उसको भी हम ऐड करते हैं, जैसे गुडविल
10,000 की थी, 8,000 की रह गई कोई भी रीजन के कारण, तो 2,000 रुपए कम नहीं हुआ है, बेचा नहीं है, गुडविल राइट ऑफ हुई है, वो P&L से इफेक्ट करता है, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर आपने किसी भी तरीके का लोन लिया है और उस पर आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, तो आप जो इंटरेस्ट पेड करते हो, क्योंकि ये एक्टिविटी आगे जाके सेटलमेंट होती है फाइनेंस में, तो वापस इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हो लोन के ऊपर, वापस इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे जाके ये ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके जो नीचे तीसरे नंबर की एक्टिविटी आएगी उसमें जाके हम इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम इसको एक बार ऐड कर देते हैं। इसी तरीके के जो आप डिबेंचर का या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कर रहे हैं, उसको अगर आपने 100 रुपए लेके 10 रुपए दिया, 110 रुपए दिया, तो 10 रुपए जो एक्स्ट्रा दिया वो भी आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और उसके बाद अगर आपका जो प्रोविजन और डेब्ट बनाया है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो उसका भी इफेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे ऐड टू आइटम के अंदर। वहीं ऐसे कौन कौन से आइटम है जिसको आपको डिडक्ट करना है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम की हमने बता दिया। अगर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो आप उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नीचे जाके इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, या फिर जिस तरीके से लॉस सेल ऑफ असेट्स हुआ है, इसी तरीके से अगर आपको गेन हो रहा है तो उसको भी आप क्या कर देंगे बच्चों, वापस ऐड कर देंगे। तो यहां पे आपको ये ट्रीटमेंट अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो ज्यादातर क्वेश्चन यहां के बीच में ही आपसे पूछ लेगा, बाकी तो आप फ्लो में आंसर को, फ्लो में एडजस्टमेंट को भी अच्छी तरीके से रख सकते हो बच्चों। तो बच्चों ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो आपके काम में आएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कमेंट देना है जिसमें आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे मेंशन कर लीजिएगा, मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन दे दूंगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर ली। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसपे हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद अगर हमारे पास दूसरी जो आती है वो आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चों यहाँ पे हेडिंग रॉन्ग हो रही है, लेकिन आप यहाँ पे इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये है आपके पास जो डेटा है वो है आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है, आपके पास जो हमने शीट बनाई है सेकंड एक्टिविटी वो है आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर कोई भी फिक्स एसेट्स आपने सेल करी है तो यहाँ पे वो पॉजिटिव में चली जाएगी, प्लस में चली जाएगी। अगर आपने किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट को, जिसमें बोला गया है मार्केटेबल सिक्योरिटी के अलावा, फिक्स एसेट्स मतलब नॉन करेंट फिक्स एसेट्स हो गई, अगर आपने उसको बेचा है तो आपके पास पैसा आएगा। कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स को आपने बेचा है तो पैसा आएगा। किसी भी तरीके का याद रखना, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर आपको रिसीव्ड हो रहा है, इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कहीं ना कहीं शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे आपको डिविडेंड मिल रहा है। किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं लोन पे आपने दे दिया किसी को, उससे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो वो जो पार्ट माना जाएगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की पार्ट माना जाएगा फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनी ओनली। नॉन फाइनेंशियल कंपनी का मतलब है ये जो कंडीशन है कि मेरा काम लोन देने का है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में मैं इंडिविजुअल पर्सन हूं तो मुझे किसी भी तरह की रेंट एंड डिविडेंड मिलती है तो वो मेरा किसका पार्ट माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट का। इसी तरीके से कोई भी रेंट इनकम है, आपने असेट्स को खरीदा है तो पैसा गया है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट को खरीदा है तो पैसा गया है, कोई भी इंटेंजिबल असेट्स को अगर आपने परचेज किया है तो भी पैसा आपका गया है। तो जब भी जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव सिंबल से निकाल रहे हैं। तो जो जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है उनको माइनस करने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, हमने फिर बोला या तो फ्रॉम आएगा या यूज्ड आएगा। इस तरीके से आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को निकाल सकते हो बच्चों। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, याद रखना, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर हमने आपको बोला कि अगर आपकी कैपिटल जो है, आपकी जो कैपिटल में अगर किसी भी तरीके का चेंजेस देखा गया है, कैपिटल जो है या फिर आपकी जो बोरोविंग्स है उनमें अगर आपका किसी भी तरह का इम्प्रूवाइजेशन या नेगेटिव दिखा है, उसका जो इम्पैक्ट है वो सब फाइनेंस एक्टिविटी में जाने वाला है। जैसे अगर आपने कोई भी शेयर इशू कर दिए, कोई भी डिबेंचर इशू कर दिए, तो पैसा आएगा ही नहीं आएगा, पैसा तो आएगा आपके पास, तो वो किस में जाएगा, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। इसी तरीके से अगर आपने लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिया है तो वो भी आपके पास पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, आएगा, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग का पार्ट माना जाएगा। इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट में कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज आता है। याद रखो, बैंक ओवरड्राफ्ट आप बोलते हो सर करंट लायबिलिटीज होती है, लेकिन यहाँ पे ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगी, फाइनेंस एक्टिविटी में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव, डिक्रीज होगा तो माइनस। किसी भी तरीके का डिविडेंड आपको पे करना पड़ रहा है
इंटीरियम डिविडेंड आपकी कंपनी को पे करना पड़ रहा है, या आपको जो लोन है उस पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है, रीपेमेंट लोन करना पड़ रहा है, डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स को रिडेम्पशन करना पड़ रहा है, या किसी भी तरीके के इशू शेयर एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, तो वो सारे के सारे प्लस और माइनस जो आपकी एक्टिविटी हो रही है वो किसका पार्ट माना जाएगा? ये पूरा का पूरा पार्ट जो माना जाएगा वो आपका फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा बच्चों, फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। तो अगर हम ये बात करें कि ये जो स्टेटमेंट है इनके सर फिगर्स कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे बच्चों एक गो थ्रू हम हो चुके कि इन तीनों एक्टिविटी को किस तरीके से मैनेज करना है। तो आप एक समझो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर हम शॉर्ट में इसको देखें कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हमें बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, उसको अगर हम बात करें, विचार करें, तो आप सिंपल सी एक बात समझ लो कि आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके माइंड मैपिंग होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। उसके बाद आपकी दूसरी एक्टिविटी आती है इन्वेस्टिंग, और तीसरी आपकी एक्टिविटी आती है फाइनेंसिंग। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जो आइटम प्लस माइनस होंगे वो यहाँ पे आपको रखना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर वाला जो वर्किंग नोट है उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको काम करना है। उसके बाद जितने भी नॉन कैश आइटम है प्लस और माइनस आपको रखना है। उसके बाद जो भी आपकी करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज है उसके करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के ट्रीटमेंट को देखना है। फिक्स असेट्स के साथ जो भी मूवमेंट हो रहा है वो आपको यहाँ पे देखना है, और जितने भी लोन है, जितने भी आपकी कैपिटल में मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ रखना है। अब इन तीनों एक्टिविटी से, ए एक्टिविटी से, बी एक्टिविटी से और सी एक्टिविटी को जब आप प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक रिजल्ट आएगा, वो ड्यूरिंग द ईयर आपका कैश फ्लो होगा। और इस ड्यूरिंग द ईयर कैश फ्लो को जब ओपनिंग कैश फ्लो के साथ एडजस्ट करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो मैच कर जाता है। तो आप ये मान लो कि ओपनिंग कैश फ्लो, फॉर एग्जांपल, कि आपको एक बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है, स्टार्टिंग में गिवन है, क्वेश्चन जो आया हुआ है, और उसमें अभी मान लेते हैं ओनली कैश एट बैंक दे रखा है। 2023 एंड 2024 आपको बोला गया आपका कैश जो बैंक है मान लो हैं कैश एंड बैंक करके आपका बैलेंस है 1,60,000 रुपये, और यहाँ पे 1,70,000 रुपये। इसका मतलब अगर आप इसका एनालिसिस करो तो आप बोलोगे कि ड्यूरिंग द ईयर हमारा जो फ्लो है वो 10,000 रुपये का है। बिल्कुल है। तो ये जो 10,000 रुपये का फ्लो है वही तो आपको समझाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जब आप यहाँ पे जो बैलेंस आएगा ए और बी एक्टिविटी को निकालने के बाद वो वही होगा 10,000 रुपये का। तो जब आपके पास यहाँ पे 10,000 रुपीज़ आता है तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे 10,000 रुपये आएगा, और ओपनिंग कैश बैलेंस जो अगर बात करोगे वो है आपके पास 160। तो यहाँ पे आप देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आपका जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो हो जाएगा 1,70,000। तो आपने मैच करवा दिया। यही कैश फ्लो स्टेटमेंट की समरी है कि सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जब क्वेश्चन में आपको देख रहे हो कि कैश दिख रहा है, मान लो ऐसा हो सर कैश भी दिख रहा है, बैंक भी दिख रहा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी दिख रहा है, तब हम कैसे पता लगाएंगे? तो बहुत ईजी है। आप कैश का ओपनिंग बैलेंस है ना, बैंक में जितना पैसा रखा हुआ है उसका ओपनिंग बैलेंस, और आपके पास जितनी भी मार्केटेबल सिक्योरिटी है उसका ओपनिंग बैलेंस, इन सबको जोड़ दो और उसके क्लोजिंग को भी जोड़ दो। तो मान लेते हैं इन तीनों को ऐड करने के बाद ये 2 लाख था और ये हो गया 2,40,000। तो अब यहाँ पे आप समझ लो कि 40,000 का फ्लो हुआ है पूरे साल के अंदर। तो फ्लो कैसे क्लासिफाइड होगा वही तो आपको दिखाना है। तो मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बार हमने यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रॉपर वे में आपने समझ लिया होगा और फास्टेस्ट इसका रिवीजन हो चुका होगा। लेकिन इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसके अंदर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको डिफरेंट, जैसे प्रपोज डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। और कुछ एडजस्टमेंट जिसके अंदर कोई फिक्स असेट्स है वो आपने प्रॉफिट में बेची, उसके ऊपर कोई डेप्रिशिएशन था, तो उन अकाउंट्स को हम कैसे हैंडल करेंगे वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के सेकेंड पार्ट में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आने ही वाला है बच्चों।